रात्रि में जो हमने अनुमान की चर्चा की थी, उस अनुमान के अंतर्गत ही एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु को हम देखते हैं, वह है हेत्वाभास। और हमने बताया था जो कि हेत्वाभास क्या होता है। तो कल हमने चर्चा की थी हेतु क्या है या लिंग क्या है, उसी को हम कॉज के रूप में जानते हैं, ये हमने चर्चा की थी। अब क्या होता है कि अगर हेतु जो है वह ठीक से कार्य न करे, अर्थात वह सही नहीं हो, किसी दृष्टि से वह अनुचित हो मतलब जो उसमें नहीं जुड़ने, वह जो भी हम चर्चा कर रहे हैं उसके अतिरिक्त वाला, वस्तुतः जो वैलिड अगर होता है तब तो ठीक है, लेकिन जो वैलिड नहीं है, जिसको हम समझते हैं जो कि वह उपयुक्त नहीं है, जबरदस्ती हमने हेतु के रूप में डाल दिया है, तो वह काम का नहीं रहेगा। और जहां पर काम का नहीं रहेगा वह निरर्थक केवल दिखेगा, आभास होगा, लेकिन वस्तुतः वह उसका हेतु होता नहीं है। तो इसीलिए हेत्वाभास को कहा जाता है जो कि हेतु आभास, हेतु आभास, हेतुवद आभास, इस तरह करके आप जानते हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि हेतु वो है नहीं, आपने हेतु मान लिया है। हमने कल देख लिया था जो कि कहाँ से प्रारंभ करके, बुद्धि से प्रारंभ करके फिर अनुमान में आकर के फिर प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन देख लिया था। इसके साथ केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी, अन्वय व्यतिरेकी, ये हमने कल देख लिया था। अब क्या हमें करना क्या है जो कि हेतु हेत्वाभास जो है इसको आज हम केवल समझ रहे हैं। तो हेत्वाभास के लिए परिभाषा जो दी जाती है वो आपने देखा होगा जो कि हेतुवत आभासन्ते या हेतु आभासः, इस तरह करके आप परिभाषा देखते हैं। अब हेतु क्या है ये हमने चर्चा किया हुआ था। हेतु यहाँ पर देखिए, तो हेतु में आपने देखा था लिंग कहिए, व्याप्य कहिए, हेतु कहिए, या उसका जो एग्जाम्पल वहां पर देते हैं धूम, ये देखिए, ये सभी क्या है, हेतु है। ठीक है, लिंग, व्याप्य, हेतु, कारण, कॉज, अलग अलग नामों से आप जानते हैं। पर आग है क्योंकि वहां पर वह धुआं वाला है, तो धुआं वाला होना जो है वो कारण है। उसी कारण के आधार पर तो कार्य आप निष्कर्ष देख रहे हैं। यह आपको पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्टि डाक में बताया गया था, क्योंकि पहले आपने कभी देखा है उसके आधार पर जो निर्णय ले रहे हैं, अर्थात दृष्ट कारण के आधार पर अदृष्ट कार्य की बात कर रहे हैं, पूर्ववत अनुमान है। दृष्ट कारण आपने देखा जो कि बहुत घनघोर काला मेघ लगा हुआ है, आप कहते हैं जबरदस्त बारिश होने वाली है। तो ये जबरदस्त बारिश का जो अनुमान है वह मेघ जो है काला काला, जिसमें दिख रहे हैं पूरा अंधेरा हो गया दिन में, वह उसका कारण है या हेतु है या व्याप्य है या लिंग है। इसी तरह सामान्य में बताया था जो कि अतीन्द्रिय का जो अनुमान किया जाता है, या फिर आप दूसरी तरह से सॉरी शेषवत में क्या होता है कि आप देखते हैं क्या, जो बादल ऐसे सॉरी बाढ़ आई हुई है, तो आप कहते हैं जो कि बगल के गांव में बारिश हुई होगी, या हिम जो है वह उसके गलने के कारण पानी बढ़ा होगा, इस कारण से बाढ़ आई है। या फिर आप आंगन में बारिश का जल देख करके आप कहते हैं जो कि बारिश हुई होगी। या फिर आप जब बाइक चलाते रहते हैं या कार चलाते रहते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, कहते हैं कि नहीं अभी तो बारिश उधर नहीं हो रही थी, यहाँ देख रहे हैं कि सड़क भींगी हुई है, मतलब इससे पहले या इधर बारिश हुई होगी। तो सड़क भींगा हुआ है या भींगी हुई है जो भी है, उसको देखते हुए आप जो
अनुमान करते हैं जो कि बारिश हुई थी या बाढ़ देख करके कहीं पर बारिश हुई होगी, ये जो आपने अनुमान किया ये है शेषवत, क्योंकि दृष्ट कार्य के आधार पर अदृष्ट कार्य का अनुमान करते हैं। और सामान्य तो दृष्ट के संदर्भ में मैंने दो बताया था, एक तो ये था अतीन्द्रिय सत्ता का जो ज्ञान होता है, और दूसरा हमने बताया था जो कि सह अस्तित्व की बात होती है। कहते हैं ना, राम और सीता रोज कक्षा में आते हैं और किसी दिन आपने सीता को देखा, राम को नहीं देखा, तो आप अनुमान करते हैं कि राम भी आया ही होगा। तो ये सामान्य तो दृष्टि के अंतर्गत आता है। उसमें दो प्रभाग हो जाते हैं, अलग अलग विद्वान अलग अलग तरह से मानते हैं, जिसमें कि अतीन्द्रिय सत्ता की बात एक अलग आती है और एक सहअस्तित्व की बात आती है। तो इस तरह से आपने पूर्ववत, शेषवत, सामान्य तो दृष्टि देखा था, उधर केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी लिंग को देखा था, और तीसरे तरह से आपने वीत अवीत अनुमान को भी देखा था, जिसमें कि वीत के अंतर्गत पूर्ववत और सामान्य तो दृष्ट, और अवीत के अंतर्गत शेषवत को देखते हैं आप। तो इस तरह से आपने देख लिया था। कल हमने न्याय सूत्र से लेकर के न्याय भाष्य और सांख्य इनको लेते हुए आपको बताया गया था आपको। अब हम जाते हैं कहां पर कि वही फिर ढाक के तीन पात, फिर हम आ जाते हैं हेतु पर, क्योंकि हेतुआभास पढ़ना है हमें। और आपको होता क्या है कि आपको जहां भी पढ़ते हैं हेतुआभास तो आपको पढ़ा दिया जाता है, लेकिन आप कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हेतुआभास हेतु के समान आभासित होना या हेतुवत आभासित होना, तो यहाँ पर हेतु क्यों कहा गया है, मतलब क्या है हेतु का। तो हेतु यहाँ पर है लिंग, व्याप्य, धूम। अब आप उदाहरण से समझ गए हैं, क्योंकि हेतु को कहां से हमने कवर किया है, कहां से पकड़ा है हेतु। यही हेतु जो है वो गलत अगर बताया जाए, गलत तरीके से बताया जाए, अर्थात समुचित इसके माध्यम से कारण ये कार्य को समझा जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है, उस तरह से नहीं बताया जाए, तो स्वाभाविक सी बात वह गलत हेतु है, वह साध्य को सिद्ध करने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है हेत्वाभास की स्थिति। अब हेत्वाभास के आप 5 प्रकार देखते हैं। क्यों 5 प्रकार होता है, 50 प्रकार क्यों नहीं होता है? तो ये भी बहुत ही लॉजिकल है, आप आसानी से जानते हैं, क्योंकि ये हेतु जो है, लिंग जो है, ये 5 में आप देखते हैं इसकी व्याप्ति होगा 5 तरह से। यह पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व, विपक्ष व्यावृतत्व, अबाधितत्व और असत प्रतिपक्ष। ये हेतु जो है इन इन स्थितियों में अगर होता है तो कहीं भी दिक्कत नहीं है। एक तो होगा पक्ष सत्व, मैंने पक्ष बताया हुआ है, जैसे पर्वतो वन्यमान, तो पर्वत यहाँ पर पक्ष है। और हमने लक्षण भी बताया था, संदिग्ध साध्यवान पक्ष है। तो पक्ष में होना स्वाभाविक है, अगर पक्ष में ही ना हो हेतु तो गलत हो जाएगा ना। तो हेतु या लिंग जो है उसको पक्ष में होना आवश्यक है। दूसरा सपक्ष सत्व, सपक्ष हमने बताया था, सपक्ष का परिभाषा क्या बताया था, निश्चित साध्यवान सपक्ष है। जहां पर अनिवार्य रूप से जो साध्य है, तो अनिवार्य रूप से जहां अग्नि दिखे ही वह होगा सपक्ष। जैसे कि रसोई घर या ईंट की भट्टी जो है, उसमें अनिवार्य रूप से दिखेगा ही आपको, तो वह हो गया सपक्ष, निश्चित साध्यवान। तो पक्ष सत्व पक्ष में होना चाहिए, सपक्ष सत्व सपक्ष में होना चाहिए। सत्व का अर्थ है वहां पर होना, अस्तित्ववान होना, बस सीधा सा है। देखिए टेक्निकल टर्म्स जो है उनको समझने का प्रयास करिए, उनको रटिए मत, रटेंगे तो कभी आपको क्लियर नहीं होगा। पक्ष सत्व पक्ष में होना, पर्वत पर आग का होना, ये पक्ष सत्व हुआ। ये तो साध्य के संदर्भ में कर रहा, पर्वत का आग का होना नहीं। यहाँ पर चूंकि हम लिंग की बात करते हैं, तो लिंग यहाँ पर क्या है, धूम, तो धूम का पर्वत पर होना। इसी तरह सपक्ष सत्व रसोई घर में धूम का होना, ये तो उचित है, ठीक है।
विपक्ष व्यावृतत्व, विपक्ष व्यावृतत्व का क्या अभिप्राय हुआ? विपक्ष में व्यावृत होना, व्यावृत होना मतलब साइड होना, उसमें नहीं होना। तो विपक्ष क्या है हमने बताया था, आपको समय लग रहा होगा कि ये क्या सपक्ष विपक्ष बता रहे हैं। वो नहीं समझे हैं तो कभी भी हेतु आभास नहीं समझेंगे, सर पटक लीजिए, रट लीजिए आप। अगर आपने समझ लिया है तो हेतु आभास तो आपके लिए चुटकी का खेल है। विपक्ष व्यावृतत्व, विपक्ष मैंने क्या कहा था? निश्चित साध्याभाववान, अनिवार्य रूप से साध्याभाव होगा। जैसे आपने कहा हृद या तालाब या समुद्र, इसमें अग्नि का ये धुआं जो है, अभी हम सॉरी अग्नि का, क्योंकि साध्य का अभाव होना है, साध्य का अनिवार्य रूप से अभाव होना। निश्चित साध्याभाववान विपक्ष है, निश्चित साध्यवान विपक्ष है, निश्चित साध्याभाववान विपक्ष है। और पक्ष के लिए मैंने क्या कहा था? संदिग्ध साध्यवान। आपको लक्षण भी वैसे ही रटा हुआ है, कोई मतलब ही नहीं है जो कि भूलेंगे आप। तो विपक्ष क्या हो गया? जैसे जलाशय हो गया, तालाब है, या समुद्र है, या कुआं है, इनमें इनको कहा जाएगा विपक्ष। क्यों? क्योंकि अग्नि की दृष्टि से, ये अलग उदाहरण अलग अलग हो जाएगा। अभी तो आपने पर्वतो वन्यमान धूमवत्वात् कहा, इसकी दृष्टि से मैं बता रहा हूं। तर्क लेंगे तो अन्य उदाहरण हो जाएगा। जैसे आप ये एक मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, जो कि मेरी उपस्थिति यहाँ पर बिहार में है, आप ये कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बिहार मेरा जन्म स्थान है, जन्मस्थली है, या मेरा निवास स्थान है, अगर ये आप कहते हैं तो ये हो गया। या फिर ये कह सकते हैं जो कि विपिन झा बिहार में निवास करते हैं क्योंकि इनका अकादमिक संबद्धता है, और आप कहेंगे जी इलाहाबाद में भी अकादमिक संबद्धता है, इसलिए इलाहाबाद में भी रहते हैं। तो जहां जहां मेरी अकादमिक संबद्धता है, वो अकादमिक संबद्धता हो गया हेतु। अकादमिक संबद्धता जहां जहां होगी वो और सिद्ध किसको करना है? मुझे सिद्ध करना है, विपिन झा यहाँ रहते हैं, मेरा रहना, तो मैं हो गया साध्य। अब आप जहां जहां मैं रहता हूं अकादमिक संबद्धता भी होगी, वहां वहां मान लिया जाएगा सपक्ष। और जहां अकादमिक संबद्धता होगी ही नहीं, अर्थात मेरा होना अनिवार्य रूप से निश्चित है, जो नहीं होऊंगा मैं वहां पर, जैसे उत्तरी ध्रुव पर, अब उत्तरी ध्रुव पर मैं नहीं होऊंगा तो वो विपक्ष होगा। तो ये इस तरह से जो भी आपके पास तर्क आता है, होता क्या है कि हम लोग एक ही रख लेते हैं, धूम और अग्नि, और वही हमारे दिमाग में बैठा रहता है और लगता है इसके अतिरिक्त कोई सपक्ष विपक्ष है ही नहीं दुनिया में। नहीं है। जो अनुमान आप लगा रहे हैं ना, उसमें साध्य अनिवार्य रूप से रहेगा तो वो सपक्ष है, साध्य अनिवार्य रूप से नहीं रहेगा तो विपक्ष है। अब चूंकि हम यहाँ पर हेतु पढ़ रहे हैं तो कह रहे हैं जो कि यह लिंग जो है वो हेतु में सॉरी पक्ष में रहता है तो समुचित है, सही लिंग होगा। सपक्ष में रहता है तो सही होगा, क्योंकि रसोई घर में अगर है हेतु लिंग अर्थात धुआं तो ठीक है। विपक्ष में नहीं ही होना है उसको, जैसे साध्य को नहीं होना है वहां पर, तभी तो विपक्ष हुआ। उसी तरह लिंग भी या व्याप्य भी या हेतु भी नहीं होगा। कभी आप ऐसा नहीं सुनेंगे कि ये तालाब में धुआं है, अगर आप देखते भी हैं तालाब में धुआं है तो वह हेतु है, क्योंकि वहां पर आपको किसी गलत तरह से आपको ये होने लगता है जो कि धुआं है। होता क्या है, जो ठंडी के समय में बाहर अधिक ठंडी है, जल का स्तर जल का जो उष्णता है वो अधिक है, तो आपको भाप से दिखाई पड़ता लगता है कि धुआं है, तो वस्तुतः वो धुआं होता नहीं है। तो विपक्ष व्यावृतत्व ये इसका गुण है, अर्थात हेतु का कंडीशन है, वो इस तरह ही होता है, पक्ष में होगा, सपक्ष में होगा, विपक्ष में नहीं होना चाहिए उसको। अबाधित विषय तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी अन्य के कारण से वह
बाद में जाकर के अबाधित हो गया। अभी तो आपको दिखाई पड़ रहा है कारण जैसे, और कुछ और कहा गया या दिखाया गया, उसके बाद वो अबाधित हो जाए, ये बाधित हो जाएगा। तो बाधित नहीं होना चाहिए, वह अबाधित विषय तो होना चाहिए लिंग का या हेतु का। और असत प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष जो है उस प्रतिपक्ष में उसका नहीं होना। देखिए, एक तो हो गया सपक्ष, एक हो गया विपक्ष, और प्रतिपक्ष जो होता है यह इनसे अलग है, इनसे विपरीत वाला पक्ष होगा वह। अन्य पक्ष जो है वहां पर नहीं होना। ये 5 सही हेतु होने के, सही कारण होने के, सही व्याप्य होने के, सही लिंग होने के कंडीशन है, जो कि पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व, विपक्ष व्याप्यत्व, अबाधित विषयत्व और असत प्रतिपक्ष पक्षत्व। ये 5 कंडीशन है। अगर ये 5 कंडीशन को फुलफिल करता है तो वह हेतु सही है और वहां पर हेतुआभास नहीं होगा, अर्थात सही अनुमान आप निकालेंगे। लेकिन इन 5 में कुछ गलत हुआ, इस 5 को नहीं माना, तो वह हेतुआभास होगा। और इसी कारण से आप अलग अलग हेतुआभास को आप देखेंगे। जैसे क्या होगा कि पक्ष, अब ये अलग नाम आप देखिए। पहला क्या है, एक नंबर 1 पर आप देखिए, जो कि है क्या, अनेकांतिक। अनेकांतिक जो है उसको कहा जाता है सव्यभिचार, दूसरा नाम है, आप नोट कर लेंगे। अनेकांतिक कहें या सव्यभिचार कहें, दोनों एक ही है। अनेकांतिक हेतुआभास कहें या सव्यभिचार कहें, ये दोनों एक ही है। नंबर 1 पर लिखिएगा, अनेकांतिक या सव्यभिचार, ये दोनों एक ही है। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए क्या है। अनेकांतिक का अर्थ होता है जो एक ही जगह न हो, अनेक जगह हो, ठीक है। और सव्यभिचार क्या है, कहते हैं ना, वो व्यक्ति व्यभिचारी है, अर्थात जो सामाजिक मर्यादा है, सामाजिक नियम जो है, उस नियम को नहीं मानने वाला जो है उसको कहा जाता है व्यभिचारी। अर्थात क्या है, जो कि आप जिसके साथ आप हैं उसी के साथ आप रहेंगे, जो आपके लिए दायित्व दिया गया है वही दायित्व आप निर्वहन करेंगे, आप उसके अतिरिक्त अन्य नहीं देखेंगे। ये जो दिया गया है ये हो गया एक नियम, और उस नियम को न मानने वाला व्यभिचार कहा जाता है। अब नियम क्या बनाया गया है यहाँ पर, जो कि पक्ष में होना चाहिए, ठीक, सपक्ष में होना चाहिए, विपक्ष में नहीं होना चाहिए। ये नियम था ना 5, हम जो नियम इसका, उसमें नियम था ना, पक्ष में होना चाहिए, सपक्ष में नहीं, पक्ष में होना चाहिए, सपक्ष में होना चाहिए, विपक्ष में नहीं होना चाहिए। ये हमने देखा था ना, पक्ष में होना, सपक्ष में होना, विपक्ष में नहीं होना, ये हमने देखा था। अगर ऐसा हो कि विपक्ष में भी होने लगे तो गलत है नहीं। ये पक्ष में होना ठीक है, सपक्ष में होना ठीक है, अगर विपक्ष में भी होने लगी वो लिंग, धुआं पर्वत पर दिखे ठीक है, रसोई घर में दिखे ठीक है, अगर समुद्र में भी या तालाब में भी दिखने लगे तो गलत है ना, मतलब वो सही हेतु नहीं है फिर। तो ये जहां पर आपको नहीं जाना चाहिए वहां भी अगर आप जाने लगते हैं तो व्यभिचारी है। आप सामाजिक मर्यादा के अनुरूप आपको किसी के साथ आपका विवाह हुआ है, आप वहां पर आपका होना चाहिए। अगर आप उसके अतिरिक्त, मर्यादा ये कहता है जो कि आप दूसरे के साथ नहीं होंगे, अगर आप दूसरे के साथ भी होने लगते हैं तो क्या हो गया, व्यभिचार हो गया। इसी कारण इसका नाम है सब व्यभिचार, क्योंकि सब व्यभिचार में क्या होता है कि पक्ष में भी होगा, सपक्ष में भी होगा और विपक्ष में भी होगा। परिभाषा भी यही है, पक्ष, सपक्ष
विपक्ष वृत्ते साधारण, नोट कर लीजिए, पक्ष सपक्ष विपक्ष वृत्ते साधारण, ये जो है यह सॉरी, और इसमें और भी देखेंगे आप, जो कि ये सपक्ष में हो गया, विपक्ष सपक्ष और विपक्ष में होगा, और कोई पक्ष में ही एक होगा, और तीसरा हम देखेंगे जो कि यह अनुपसंहारी, तीनों मिलेगा, इसके तीन भेद देखेंगे हम। तो अनेकांतिक में क्या होगा कि जहां जहां जाना है वहां तो जाएगा ही, जहां नहीं जाना है वहां भी जाएगा, इस कारण से इसका नाम पड़ा अनुप ये सभ्य विचार, और अनेक जगह ये चला जाता है, इस कारण से इसका नाम पड़ा अनेकांतिक। तो सभ्य विचार कहा जाए या अनेकांतिक कहा जाए, वह एक ही है, यह पहला भेद हुआ। पहले भेद के फिर तीन भेद होंगे, वो हम देखेंगे आगे भी, ठीक ना। अभी आप पहले पहला भेद देख लीजिए। तो पहले भेद में क्या होगा, जो कि जहां नहीं जाना चाहिए वहां भी चला जाना, अर्थात जहां पर व्यभिचार हो लिंग का या व्याप्य का या हेतु का या कारण का, तो वह कहा जाएगा सभ्य विचार, और सभ्य विचार को ही अनेकांतिक कहते हैं। तो ये प्रथम जो है इसको ये किसको समझ में नहीं आया है, प्रथम भेद जो है वो हमें बताएंगे, पहले हैंड रेज करेंगे अगर किसी को प्रथम भेद। महोदय, हाँ ये 4 और 5 जो बताए, सब पक्ष सपक्ष विपक्ष तो अच्छी तरह से समझ गए, और ये अवधि तत्व और असत्य प्रतिपक्ष का जो बताया, एक बार थोड़ा सा और बताइए। वो अबाधितत्व तो मैंने ये कहा था, जो कि अगर आप अभी देख रहे हैं, जैसे आपने जलाशय में देखा, जलाशय में देखा जो धुआं दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, और आप दूर से देख रहे हैं, आपको पता नहीं है कि जलाशय है, और आप नजदीक गए, कह रहे हैं कि अरे ये तो जलाशय है, इसमें कहां से धुआं होगा, या तो संभव ही नहीं है। तो आपका हुआ ना, बाद में जो विषय आपको दिखा उसके आधार पर वह बाधित हो गया ना आपका, तो हो गया बाधित विषयत्व। तो बाधित विषयत्व नहीं होना चाहिए हेतु के लिए, अगर बाधित विषयत्व हो रहा है तो वह हेतु आपस में आ जाएगा। इसी तरह किसी अन्य पक्ष में अगर वो दिख गया, समान प्रतिपक्ष में कोई वो दिख गया, तो वहां भी, जैसे पर्वत पर है वो तो ठीक है, अगर आपको आपके फ्रीज में भी, फ्रीजर में भी दिखने लगे आग, वह धुआं, तो वह उस कारण से नहीं है, अर्थात जो आप कह रहे हैं उस दृष्टि से वह नहीं है, ठीक है, वह समुचित हेतु नहीं होगा। तो इस तरह का है कि अबाधित विषय तो लिंग के संदर्भ में या हेतु के संदर्भ में मैंने बताया था। हाँ श्रेया। सर मुझे ये पूछना था, अनेकांति का इसका मतलब क्या है? अनेकांतिक का मतलब हुआ जो एक के अतिरिक्त अनेक जगह चला जाए, जो नियम है उस नियम में तो जाए ही, नियम में तो बैठे ही, लेकिन नियम के अतिरिक्त जो नियम नहीं है वहां भी वो चला जाए। नियम क्या है कि उसको उसमें पक्ष में होना चाहिए, सपक्ष में होना चाहिए, विपक्ष में नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वह इस नियम को तोड़ करके और भी कहीं जगह दिखता है, या पक्ष में नहीं दिखता है, या सपक्ष में नहीं दिखता है, तो क्या हो जाएगा, वह अनेकांतिक माना जाएगा। सभ्य विचार और अनेकांतिक एक ही है, क्लियर है। और अनेकांतिक का लक्षण ही दिया गया है, सभ्य विचारो अनेकांतिक। अब इसके तीन भेद होंगे, वो हम आगे देखेंगे। अभी हम चलिए इसी का भेद ही हम देख लेते हैं। जैसे पहला होगा साधारण, दूसरा होगा असाधारण, और तीसरा होगा अनुपसंहारी। अर्थात आपने जो हेत्वाभास पांच देख रहे हैं, उनमें पहला अभी हम लोगों ने देखा, पहले का नाम है सभ्य विचार, या उसी को अनेकांतिक कहा जाता है। और ये अनेकांतिक या सभ्य विचार के तीन भेद हैं, कौन कौन? साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। साधारण क्या है? जहां पर पक्ष विपक्ष, पक्ष सपक्ष और विपक्ष तीनों में दिखे,
नियम क्या था कि पक्ष सपक्ष में ही दिखना चाहिए, विपक्ष में नहीं दिखना चाहिए हेतु को। अर्थात पर्वत पर आप धुआं देखते हैं ठीक है, तो रसोई घर में देखते हैं ठीक है, लेकिन अगर आपको तालाब में भी दिखने लगे तो वो गलत है ना, तालाब में तो नहीं दिखना चाहिए। लेकिन साधारण जो अनैकांतिक है उसमें क्या होगा कि वह तालाब में भी दिखेगा, वह तो वह हो जाएगा साधारण हेत्वाभास। अर्थात ये सभ्य विचार के अंतर्गत, अनैकांतिक के अंतर्गत यह पहला होगा साधारण। और इसका उदाहरण आपको याद रखना पड़ेगा, शब्दो नित्य प्रमेयत्वात् व्योमवत्। शब्दो नित्य प्रमेयत्वात् व्योमवत्। शब्द जो है इसमें क्या तीनों में दिखाई पड़ेगा। शब्द जो है वह नित्य है, प्रमेय होने के कारण आकाश के समान है। यह इसका उदाहरण है। कैसे उदाहरण है? तो शब्द क्या है? नित्य है, शब्द का नित्यत्व यहां पर सिद्ध किया जा रहा है। प्रमेय तो यह सपक्ष, पक्ष और सपक्ष में तो है ही, विपक्ष में भी दिखाई पड़ेगा। विपक्ष यहाँ पर क्या है? जैसे आप व्योम कह रहे हैं तो व्योम क्या यहाँ पर होगा? देखिए व्योम आकाश जो है, आकाश तो शून्य स्थल है, और उस आकाश में इसमें पक्ष और सपक्ष, पक्ष सपक्ष में तो इसका होना ही चाहिए, विपक्ष में भी यह दिखाई पड़ रहा है। तो विपक्ष में किस तरह से पड़ रहा है ये हमें एक बार देखना पड़ेगा, जो कि किस तरह से दिखाई पड़ रहा है। उदाहरण इसका होगा क्या? पक्ष ये शब्दो नित्य प्रमेयत्वात् व्योमवत्। शब्दो नित्य प्रमेयत्वात् व्योमवत् को एक बार क्लियर कर लेते हैं। यही उदाहरण हो। हाँ, ये तर्क भाषा में अब देखेंगे कि शब्द विचारो अनैकांतिक स्वद्विविध साधारणो अनैकांतिक, साधारणो अनैकांतिक कह रहे हैं जो कि ये जो अनैकांतिक है वो शब्द विचार हेतु जो है वही अनैकांतिक हेतुवास है। यह दो प्रकार का है, साधारण अनैकांतिक और असाधारण अनैकांतिक। और आप कहीं कहीं देखे हैं जो कि अनुपसंहारी, ये तर्क भाषा केवल दो पहले देख रहे हैं, उसके बाद उसको विभाजित करते हैं और कहते हैं क्या, जैसे शब्दो नित्य प्रमेयत्वात् व्योमवत्, इसको आप नोट करेंगे पहले। शब्दो नित्य, ये क्या है? प्रतिज्ञा वाक्य है। महोदय शब्दों नित्य प्रेमत्वात् व्योमवत्, ये साधारण में आता है। हाँ, इसको नोट करना है। कर लेते शब्दो हैं। प्रमेयत्वात्, प्रेमत्वात् नहीं होगा। शब्दो नित्य प्रमेयत्वात् व्योमवत्। शब्दो नित्य जो है यह हुआ प्रतिज्ञा वाक्य। उसके बाद प्रमेयत्वात् जो है यह हो गया हेतु, और व्योमवत् यह हो गया उदाहरण। ठीक है, इसमें प्रमेयत्वात् जो दिया गया है हेतु, वह नित्य अर्थात सपक पक्ष या सपक्ष जो है इनमें रहता है। नित्य जो है वो पक्ष और सपक्ष इन दोनों में रहता है। अनित्य जो है यह विपक्ष है। ठीक है, अर्थात इसको नित्य जो है वह क्या है? पक्ष और सपक्ष इन दोनों में रहता है, और अनित्य यह है विपक्ष, उनमें भी रहता है यह। अर्थात शब्दों नित्य है, शब्द को नित्य कहा गया है, यह पक्ष और सपक्ष दोनों में रहता है, और इसके साथ साथ किस में रहता है? विपक्ष में भी रहता है, अर्थात अनित्य में भी रहता है। ये उदाहरण बताया गया है, ये ध्यान रखेंगे आप। शब्दों नित्य प्रमेयत्वात् व्योमवत्, ये जो कहा गया है इसमें शब्दों नित्य यह प्रतिज्ञा वाक्य है, और प्रमेयत्वात् यह है हेतु या कारण है, और व्योमवत् ये उदाहरण है। तो ये कह रहे हैं
जो कि महोदय, हम्म, शब्दों नित्य किसको कहा गया है इसमें? शब्द नित्य है, ये असाधारण का उदाहरण दिया जा रहा है। असाधारण, सॉरी, साधारण अनेकांतिक जो है, साधारण व्यभिचारी हेत्वाभास जो है, उसका उदाहरण दिया जा रहा है। अर्थात ठीक है महोदय। उदाहरण का अभिप्राय ये हुआ जो कि एक तर्क दिखाया जा रहा है जिसमें ऐसे हेतु का प्रयोग किया जा रहा है जो गलत हेतु है, अर्थात समुचित नहीं है, अर्थात वो पक्ष में भी है, सपक्ष में भी है, साथ साथ विपक्ष में भी हो जा रहा है। विपक्ष में नहीं होना चाहिए था उसको, विपक्ष में भी हो जा रहा है, तो ये सही अनुमान नहीं होगा। ये हेत्वाभास का उदाहरण है। तो ये कह रहा है शब्दों नित्य प्रमेयत्वात् व्योमवत्। और उदाहरण क्या दिया जा रहा है, ये इसमें क्या हो रहा है, जो नित्य में तो है ही, यहाँ पर आपको पूछा जाएगा जो कि पक्ष सपक्ष कौन सा है, तो नित्यत्व, नित्य, नित्य में तो है ही शब्द, नित्य में तो है ही पक्ष विपक्ष में, पक्ष सपक्ष में, अनित्य में भी दिखाई पड़ता है, अर्थात विपक्ष में भी रहता है। इस कारण से यह साधारण अनेकांतिक हुआ या साधारण सव्यभिचार हुआ। उसके बाद दूसरा उदाहरण दिया गया है, दूसरा दिया गया है और जो सपक्ष विपक्ष दोनों से व्यावृत होकर केवल पक्ष में ही रहता है, तो वह कहा जाता है असाधारण। साधारण में क्या होगा कि वह पक्ष में भी होगा, सपक्ष में भी होगा, विपक्ष में भी होगा, 1 2 3 तीनों में होगा। और असाधारण में क्या होगा कि वह केवल पक्ष में ही होगा, न तो वो सपक्ष में दिखेगा और न ही विपक्ष में दिखेगा। वह केवल क्या होगा, जो कि जो सपक्ष और विपक्ष दोनों में ही नहीं होगा, केवल पक्ष में ही दिखेगा। तो कायदे से इसको सपक्ष में भी होना चाहिए, क्योंकि अगर सही कारण है तो अनिवार्य रूप से वह पक्ष में भी होगा, सपक्ष में भी होगा, विपक्ष में नहीं होगा। साधारण व्यभिचारी जो है वह क्या कर रहा है, पक्ष सपक्ष विपक्ष तीनों में हो जा रहा है। और असाधारण जो है वो क्या कर रहा है कि केवल पक्ष में हो रहा है, सपक्ष में नहीं हो रहा है। विपक्ष में नहीं हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन सपक्ष में तो होना चाहिए ना, सपक्ष में भी नहीं हो रहा है, तो वह गलत हो जाएगा। अर्थात साधारण जो है वह 1 2 3 हो जा रहा है, सपक्ष विपक्ष, पक्ष सपक्ष विपक्ष, जबकि होना क्या चाहिए था, 120 होना चाहिए था, पक्ष में होना चाहिए था, सपक्ष में होना चाहिए था, विपक्ष में नहीं होना चाहिए था। लेकिन हो क्या रहा है, 1 2 3, पक्ष में भी, सपक्ष में भी और विपक्ष में भी। और दूसरा असाधारण क्या हो रहा है, वह 100 हो जा रहा है, 100, पक्ष में हो रहा है, न तो सपक्ष में हो रहा है और विपक्ष में नहीं, तो नहीं होना चाहिए था, वैसे भी विपक्ष में भी नहीं हो रहा है, वो पक्ष में हो रहा है, सपक्ष में नहीं है, विपक्ष में नहीं है। तो कायदे से वैलिड इन्फ्रेंस के लिए, अनुमान के लिए, सही अनुमान के लिए हेतु जो होना चाहिए था वह होना चाहिए था 120, पक्ष में हो, सपक्ष में हो, विपक्ष में नहीं हो। और लेकिन हो क्या रहा है, साधारण में 1 2 3 हो जा रहा है और असाधारण में 100 हो जा रहा है। आप ध्यान में रखेंगे, पहला का उदाहरण है शब्दों नित्य प्रमेयत्वात् व्योमवत्, शब्दों नित्य प्रमेयत्वात् व्योमवत्। और दूसरे का जो उदाहरण है वो दे रहे हैं क्या, जो कि भूर नित्या गंधवत, भूर नित्या गंधवत, पृथ्वी जो है वह गंधवती है, पृथ्वी गंधवती है, पृथ्वी नित्य है गंध होने के कारण, गंधवती होने के कारण। तो पृथ्वी का वाक्य क्या है, भूर नित्या, पृथ्वी नित्य है। तर्क क्या है, गंधवती होने के कारण।
गंधवती होना, यह तर्क है, यह हेतु है, यह लिंग है, यह व्याप्य है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं केवल पक्ष में ही यह ये जो दिया गया है वह सपक्ष और विपक्ष में नहीं है। नित्य जो है वो केवल पृथ्वी में ही होगा, और सपक्ष जो नित्य है और विपक्ष जो अनित्य है, इन दोनों में ही नहीं होगा। यह केवल पक्ष में ही, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी में ही केवल ये गंधवती की स्थिति होगी। तो सपक्ष और विपक्ष में नहीं होगा, केवल और केवल पक्ष में ही होगा। तो ये साधारण असाधारण ये दो आपको दिखाई पड़ा। एक साधारण में क्या है, जो कि शब्दों नित्य प्रमेयत्वात् व्योमवत्, इसमें कि पक्ष सपक्ष विपक्ष तीनों में दिखाई पड़ रहा है। दूसरा है असाधारण, ये भूर नित्या गंधवत, पृथ्वी जो है वह नित्य है गंधवती होने के कारण। तो ये केवल पक्ष में आपको दिखाई पड़ता है, न तो ये सपक्ष में इस तरह का उदाहरण मिलेगा, न विपक्ष में मिलेगा। तो ये उदाहरण है असाधारण का। अब एक कहीं कहीं आप देखेंगे क्या, जो कि तीसरा भी भेद बताया गया है, अनुपसंहारी। अनुपसंहारी होता है क्या, अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत नहीं मिलेगा, न तो अन्वय दृष्टांत मिलेगा, न ही व्यतिरेक दृष्टांत मिलेगा। इस तरह का जो होता है इसको अनुपसंहारी कहा जाता है। उदाहरण है, सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्, सभी अनित्य है प्रमेय होने के कारण। सभी अनित्य है प्रमेय होने के कारण इसका न तो अन्वय से उदाहरण मिलेगा, न व्यतिरेक उदाहरण मिलेगा। इस कारण से ये क्या है, अनुपसंहारी है। तो आपने हेत्वाभास के प्रथम को आपने देखा, प्रथम भेद को, और प्रथम भेद का दो नाम है, ये सभ्य विचार या अनेकांतिक, और इनके तीन भेद हैं, साधारण असाधारण अनुपसंहारी। तर्क भाषा यद्यपि दो भेद मानता है, और तीसरा आप अन्य ग्रंथों को देखेंगे तो वहां पर आपको दिखाई पड़ता है। तो साधारण असाधारण अनुपसंहारी, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, यह आपका तर्क भाषा प्रभाग, तर्क भाषा में जो अनुमान प्रभाग है वो भी आपका इससे कवर हो जा रहा है। तो इस तरह से आज हम प्रथम तक ही रखते हैं। इसके बाद हम आगे चलेंगे, जो चार जो बचे हुए हैं उनको बताएंगे, क्योंकि एक बार अगर संपूर्ण देख लेते हैं तो फिर ये दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि समझ में फिर आएगा नहीं। तो इस कारण से हमने इसको एक संक्षेप देखने का प्रयास किया, और पहला भेद ही हमने देखा। तीन आपने, पांच में से तीन एक देखा है आपने, और एक का तीन भेद था। और आगे हम जब चर्चा करेंगे वह हम इसमें इसके जो रेस्ट जो बचे हुए हैं उनको उसके बाद देखेंगे। तो